सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मॉडल। तो अभी तक हमने ग्रेविटेशन कंप्लीट किया है ना, फिजिक्स में क्लास 11th के। तो आज से जो हमारा टॉपिक होगा ये वो टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स होगा, फिजिक्स वाला। तो इसमें अभी देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्वेश्चन अपीयर हुए हैं, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं और कैसे उनको हैंडल करना होता है। ठीक है। और उसका डिटेल एनालिसिस भी होगा ऑब्वियसली, जैसे पहले के उसमें सीरीज़ में, इस सीरीज़ में जो हमारी सीरीज़ चल रही है पी सीरीज़, इसमें जो पहले लेक्चर्स, पहले जो वीडियोज़ मैंने डाले हैं, अपलोड किए हैं, उसमें जैसा एक्सप्लेनेशन है, डिटेल्ड है, वैसे ही इसमें भी होगा ऑब्वियसली। सो स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये आपके सामने यहाँ पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है टेम्परेचर ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस इज इंक्रीज बाई 40 डिग्री सेल्सियस। फिर कह रहा है कि विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स मतलब क्या कि ऐसे पॉइंट्स होते हैं क्वेश्चन, ऐसे ऐसे लाइन होती है, ऐसी एक लाइन होती है जिससे वो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है ना। तो ये पहला पॉइंट है, चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, या फिर ट्रिकी भी कह सकते हैं। और अगर आपने उसको समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि उसी पॉइंट पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड होता है। ठीक है। तो विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा, ठीक है। द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। ठीक है, ये भी एक की पॉइंट है। अच्छा, आगे देखते हैं इसका। इफ द रेशियो ऑफ चेंज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, हमें तो चेंज इंटरनल एनर्जी का रेशियो वर्क डन से निकालना है, वर्क से निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो यहाँ पे था विदाउट चेंजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस। अब हमें बेसिकली हमें थर्मोडायनेमिक्स में हमें चार जो बेसिक प्रोसेस हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। उनके अलावा में बहुत प्रोसेस हो सकती हैं, बहुत तरह की प्रोसेस हो सकती हैं, बट वो चार बेसिक है, वो हमें पता होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं बहुत। तो सबसे पहली उनका मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, और उनकी कंडीशन लिख देता हूँ, है ना। अगर आपको ये पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल होता है। यहाँ पे क्या होता है आइसोथर्मल में? टेम्परेचर जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना। एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, आइसोथर्मल हो गया। नेक्स्ट होता है आइसोबारिक। इसमें क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। थर्ड कौन सी प्रोसेस होती है जो कि यहाँ पे है? यहाँ पे क्या है? इसमें कहा कि प्रेशर विदाउट चेंजिंग द प्रेशर, मतलब कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर में कुछ नहीं आया, तो वो आइसोथर्मल है। ठीक है, तो आइसोबारिक प्रोसेस है ये। ठीक है। नाउ आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्या है? आइसोकोरिक में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सिमिलरली इनके सिमिलर जैसे ये टीपी है, वैसे भी कांस्टेंट होता है। और फोर्थ जो है हमारा, इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो होता है एडियाबैटिक। उसका नाम है एडियाबैटिक। इसमें क्या होता है? क्यू कांस्टेंट होता है। अब ये क्यू क्या है? सब लोग कहेंगे भाई क्यू मतलब हीट होता है, सिस्टम की हीट, सिस्टम की टोटल हीट। अब जैसे किसी कोई गैस है, कोई गैस में कितनी नेट हीट है ना, मतलब अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उस गैस में जो टोटल हीट है वो कंजर्व रहेगी, वो ना उसमें ना कोई लॉस होगा ना गेन होगा, है ना। अब इसी प्रोसेस को एक और नाम भी है ना, उसको इसी को बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक। जैसे ये बाकी सब आइसो आइसो, तो वैसे ये भी आइसो एंट्रोपिक भी लिख सकते हैं इसको, है ना। एडियाबैटिक भी लिख सकते हैं, आइसो एंट्रोपिक भी लिख सकते हैं, है ना। जनरली ये नाम होती है तो लोगों को ये नहीं पता होता है ना। और ये इसका नाम क्यों पड़ा आइसो एंट्रोपिक, ये भी बता देता हूँ। तो बाकी इरेज कर देता हूँ ना। तो आइसो एंट्रोपिक, पहली बात तो एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी ये केमिस्ट्री अपनी पढ़ी होगी, एंट्रोपी केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। इसका फॉर्मूला होता है, एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, है ना। ये फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, इसी को एस से डिनोट करते हैं एंट्रोपी। ठीक है ना। अगर मान लो एंट्रोपी में चेंज तुम देख रहे हो, तो
ये भी इसका भी चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर टी ही रहता है ना। चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू चेंज इन हीट अपॉन टी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब एडियाबैटिक में क्या है, क्यू कांस्टेंट है, दैट मीन क्यू ये सेम क्यू है, मतलब कैपिटल स्मॉल दोनों सेम है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब ये इसका मीनिंग डिफरेंट है, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करा, हीट। तो अगर क्यू कांस्टेंट का मतलब डेल्टा क्यू जीरो है, दैट मीन्स अगर ये जीरो हो गया, ये पार्ट अगर जीरो हो गया तो इसको भी जीरो बोलना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर एंट्रोपी का चेंज जीरो, दैट मीन्स एंट्रोपी कांस्टेंट रही होगी, इस दैट्स वाई इसको आइसोएंट्रोपिक बोलते हैं ना, ये रीज़न है इसको आइसोएंट्रोपिक बोलने का। ओके, सो तो ये क्वेश्चन का एक पार्ट डिकोड हो गया, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं थोड़ा। तो ये आइसोबारिक प्रोसेस है क्योंकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट बोल रहा है। ओके, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो हाँ, तो कह रहा है कि मॉलिक्यूल इन द गैस रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट। ये क्या मतलब है, तो देखो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे ये अभी मोनोएटॉमिक की बात करें तो मोनोएटॉमिक में क्या होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होता है। डायटोमिक में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल ऐसे बॉन्डेड होते हैं, है ना। ये कोई सॉलिड बॉन्ड नहीं होता, ये अट्रैक्शन होता है, ठीक है, कोई सॉलिड ये नहीं होता है कि कोई रॉड लगी हुई है दोनों के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ऐसा नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, वो एक फोर्स है ना, उसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये मोनो है, मोनोएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक में क्या होता है ना कि अब ये जो इसने बात कही, इस पर बात नहीं, पहले ये समझ लो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। एक टर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा। होता क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि जो मॉलिक्यूल की एनर्जी है वो किस किस फ्रेम में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किस किस फ्रेम में ट्रांसलेशन और रोटेशनल ऐसे किन किन फ्रेम में वो अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है ना। तो उनका जो नंबर होता है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से डिनोट करते हैं। ओके, अब अगर मोनोएटॉमिक की बात करें हम लोग, तो मोनोएटॉमिक में टोटल कितने फ्रेम्स हैं, ट्रांसलेशनल का 3 फ्रेम तो सब में होगा, कौन से, एक्स वाई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये ट्रांसलेशन का तीनों फ्रेम, तो ये जो ट्रांसलेशन है इसका जो 3 है एंड 3 एक्सिस, ये सब में होगा, ट्रांसलेशन वाली 3 सब में होगा, मतलब इसका एफ तो 3 होना ही होना है, उससे 3 से ज़्यादा हो सकता है क्या। तो देखो अब क्योंकि इसमें बाकी सब आइडेंटिकल है, देखो इसके अबाउट रोटेट करें मॉलिक्यूल, या इसके अबाउट रोटेट करें, या इसके अबाउट, सब आइडेंटिकल है क्योंकि ये मॉलिक्यूल है ना, वो स्फेरिकल हम लोग अज्यूम करते हैं मॉलिक्यूल को, दैट्स वाई वो आइडेंटिकल है सब इसका, है ना। तो दैट्स वाई इसका जो एफ होता है वो 3 होता है मोनोएटॉमिक का, ठीक है। ओके ना, बट यहाँ पे क्या है इसमें, हाँ, बट यहाँ पे क्या है, ये डायटोमिक है, इसमें क्या है, इसमें एफ इक्वल टू 3 तो होगा ही होगा, मतलब एटलीस्ट 3 होगा, 3 से ज़्यादा हो सकता है ना। दो, क्योंकि ट्रांसलेशन वाला तो होगा ही, ठीक है, तो ट्रांसलेशन वाला होगा ना। अगर क्या रोटेशन वाला हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखो ये एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल, और इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल, है ना। ये देखो देखो ऐसे रोटेट कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल, इसके अबाउट रोटेट कर सकता है पूरा मॉलिक्यूल, है ना, ठीक है। तो फिर तो इसमें 2 और एडिशनल आ गए, बट इसने ये इंफॉर्मेशन क्यों दी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने इंफॉर्मेशन दी कि मॉलिक्यूल रोटेट तो करेंगे बट ऑसिलेट नहीं करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसने क्या कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो बीच का बॉन्ड है ना, ये बीच के जो बॉन्ड है इनके, ये बॉन्ड रिजिड नहीं होता है। अगर ये बॉन्ड रिजिड नहीं है तो कोई 2 बॉल्स हैं, ठीक है, वो अगर रिजिड नहीं है, मतलब रिजिडली उनके बीच का जो सपोर्ट है ना, उनको तुमने दो बॉल थे, तुमने उन दोनों को तुमने मिला दिया, है ना, किसी एक स्प्रिंग से कह लो। तो अब स्प्रिंग रिजिड नहीं होती है ना, वो कंप्रेस और इलोंगेट कर सकती है, तो उसमें ऑसिलेशन होगा, उसमें ऑसिलेशन पॉसिबल है, वो रोटेट भी होगा बट वो ऑसिलेट भी होगा। बट यहाँ इसने क्या कहा, सिमिलर कंडीशन यहाँ भी थी, यहाँ भी स्प्रिंग से ही जुड़े हैं सब, यहाँ भी स्प्रिंग से ही जुड़े, बट इसने ये कह दिया कि द मॉलिक्यूल इन द गैस रोटेट बट डू नॉट ऑसिलेट, मतलब वो ऑसिलेट नहीं करेंगे बट रोटेट कर सकते हैं।
दैट मीन्स कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नहीं आएगा, एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ सकता था अगर ये ऑसिलेट करता, बट वो नहीं आएगा। दैट मीन्स एफ की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी 3+2। 3 क्यों, ये 3 XYZ वाला ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल प्लस एक हो सकता था अगर इसने ये लाइन ना लिखी होती कि द मॉलिक्यूल, अगर इसने ये लाइन लिखी होती कि द मॉलिक्यूल इन द गैस रोटेट एंड ऑसिलेट ऑल्सो, अगर उसने ये लाइन लिख दी होती तो ये एफ की वैल्यू 6 आ जाती। अब कई लोग क्या होता है ना कि एग्जाम में कई लोग ये गलती करते हैं कि जब भी उनको डायटोमिक दिखता है वो जब हम पढ़ते हैं वो F=5 तुरंत मार देते हैं, बोलते हैं F=5 होना ही होना है, ठीक है, बट वो हमेशा नहीं ट्रू है। अगर क्वेश्चन में इसने ये कंडीशन मेंशन कर दी कि वो ऑसिलेट भी कर सकता है तो आपका तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा और एफ की वैल्यू 6 रहेगी, तो आपका क्वेश्चन वहीं पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है ना, क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन में कहा है वो चीज़ समझनी है। F=5 हमेशा नहीं होता डायटोमिक के लिए, कंडीशन बदल सकती है कब, जब वो ऑसिलेट करे, ठीक है, बस ये बात थी। तो F=5 है, ओके। अब क्वेश्चन अब देख लेते हैं आगे, तो इरेज कर लेता हूँ। आई होप समझ में आ गया ये पार्ट। राइट, तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ चेंज इंटरनल में चेंज क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है n CV डेल्टा t के बराबर। अब CV क्या है, CV नहीं तब CV होता है FR/2, CV होता है FR/2, ठीक है, ये फॉर्मूला है निकालने का CV। तो F क्या है, ये बात किसकी हो रही है, डायटोमिक के लिए, तो F की वैल्यू 5 हमने अभी देखी, तो 5R/2 ही होगा, ठीक है। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आई, n × 5R/2 × डेल्टा टी। अब तुम कहोगे मैं n और डेल्टा टी की वैल्यू मैंने क्यों नहीं रखी, क्योंकि वो कैंसिल आउट होनी है इसलिए मैंने नहीं रखी। तुम मानो तुम रख सकते हो, है ना, बट वो फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो डेल्टा यू हो गया। अब कह रहा है कि इसका वर्क डन से रेशियो निकालना है। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन, क्योंकि ये हमारा आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो हम वर्क पी लिखेंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला होता है, अगर नहीं याद तो पता कर याद कर लो, P × डेल्टा V, P × चेंज इन डेल्टा, P × चेंज इन वॉल्यूम, ओके, ठीक है। नाउ ये क्या होगा, ये होगा n R डेल्टा टी के बराबर, क्यों, क्योंकि PV = nRT होता है, तो P डेल्टा V मस्ट इक्वल टू nR डेल्टा टी, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दिस अपॉन दिस करना है, दिस अपॉन दिस। तो जरा ये देखो कि n से n कट कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी हो जाएगा, 5/2 बचेगा, नहीं बचेगा। एक बार इसको रफ कॉम्प्लीकेट करके देखेंगे, 5/2 बचेगा, ठीक है। तो जो हमारा रेशियो आया, ठीक है, जो हमारा रेशियो आया, रेशियो जो हमें चाहिए था वो आया 5/2। नो क्वेश्चन में उसमें तो ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में बता रहा है x/10 आएगा रेशियो, हमें x की वैल्यू बतानी थी। तो जरा ये देखो कि वहाँ डिनोमिनेटर में 10 है, यहाँ 2 है, तो 2 से 10 कैसे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर तुम 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, तुम्हें 5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, दोनों को इक्वली दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5, ये हो जाएगा 2 × 5, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 25, ठीक है। तो x = 25 इज योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये आपके सामने आके आ जाएगा, ये है हमारा हीट इंजन का क्वेश्चन है ना। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट क्योंकि हीट इंजन का है और यहाँ पे समझने वाली चीज़ें थोड़ी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया। तो देखते हैं, तो क्या है, रिवर्सिबल इंजन हैज़ एफिशिएंसी ऑफ 1/4, ओके, रिवर्सिबल इंजन है मतलब उसकी एफिशिएंसी 1/4 है, ओके। इफ टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 58 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी बिकम्स डबल, कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द सिंक। अब देखो होता क्या है ना, ये जो हमारा इंजन होता है वो होता क्या है, इंजन कुछ नहीं है, बस अगर तुम उसको डायग्राम बना के देखो तो बस ये ऐसा कुछ दिखता है इंजन हमारा। एक दो डब्बे होते हैं, है ना, ये होता है हमारा सोर्स, ये होता है हमारा सिंक, है ना। सोर्स से कुछ हीट जाती है सिंक पे, है ना, और कुछ हीट वो वर्क के फॉर्म में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब वो डिस्ट्रॉय नहीं,
कुछ हीट वर्क के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, वो ज़्यादा करेक्ट वर्ड है। डिसिपेट मतलब कि वो यूज में नहीं रह जाती, वो डिसिपेट हो जाती है वर्क के फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा सिंक है, ये सोर्स था, सोर्स का इसका टेम्परेचर होता है T1, इसका टेम्परेचर होता है T2, है ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये T2 जो होता है, कंडीशन क्या होती है कि T2 मस्ट बी लेस देन T1, तभी तो फ्लो कर पाएगा हीट। ओके, हाँ, तो क्या है यहाँ पे, रिवर्सिबल इंजन हैज एफिशिएंसी ऑफ 1/4, if temperature of the sink is reduced by 50 degrees Celsius its efficiency becomes double। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना होता है, एफिशिएंसी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, T सिंक अपॉन T सोर्स। ओके, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। ठीक है, इग्नोर दिस, ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। ओके, सो एक और फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, बट वो इस क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है, तो इस क्वेश्चन में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वो फॉर्मूला एप्लीकेबल हो तो, और वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लोगों को बस यही फॉर्मूला पता होता है एफिशिएंसी का। एक और फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, बट यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है ईटा इक्वल टू 1/2/T1 होता है। ओके, तो अभी क्या कह रहा है कि एफिशिएंसी 1/4 थी, हमें पहले से कंडीशन हमें पहले गिवन है कि एफिशिएंसी 1/4 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, T2/T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से कहते थे 3/4। ओके, ठीक है, 3/4 आ गई। ठीक है, अब इसको मैं रेस कर दूँ, हाँ, तो 3/4 की वैल्यू आ गई। फिर क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 50 डिग्री, अगर सिंक का जो T2 टेम्परेचर है उसको 58 और कम कर दें, है ना, 58 डिग्री सेल्सियस और कम कर दें, तो क्या हो जाएगा, तब ईटा की वैल्यू डबल हो जाएगी, मतलब 1/4 था 1/2 हो जाएगा। तो 1/4 का डबल, एक सेकेंड 1/4 का डबल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस T2 माइनस 58, क्यों, क्योंकि T2 में से हम 58 डिग्री सेल्सियस और कम कर दे रहे हैं, उसको T1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस सिंपल है, मतलब ये 1/2 हो गया, है ना, और ये तो T2 माइनस 58, T2 अपॉन T1 माइनस 58, वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1/2, आई थिंक 1/2 ही आएगी, है ना। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ से क्या होगा, T2/T1 यहाँ से रख दो, है ना, तो जस्ट सेकेंड इसको इरेज कर दूंगा। ठीक है, ये क्या लिख दिया, हाँ, तो T2/T1 माइनस 58 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1/2। अब T2/T1 यहाँ पे 3/4 यहाँ पे रख दो, है ना, और इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, 3/4 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/4। ओके, तो 58 58 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी आई, 1/4। ठीक है, तो T1 की वैल्यू कितनी आई, 4 × 58, T1 की वैल्यू 4 × 58, बट हमें चाहिए था सिंक का टेम्परेचर T2 है। ओके, तो T1 की वैल्यू जो आई है तुम्हारी, वो पहले लिख दो यहाँ पे, T1 इज इक्वल्स टू 58 × 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, ठीक है, अब T2 का वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे T2 की वैल्यू T1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और इसको इधर लिख दो, तो T2 तुम्हारा कितना जाएगा, 58 × 4 अपॉन 4 × 3 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स आई थिंक 324, 4 पे गया टू 3 15 17 174 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक यही आएगा आपका, हाँ, T2 ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन, सिंपल था, आई नो सिंपल था, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करना आपको बताना था मुझको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है सॉरी, ये आपके सामने अभी आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहाँ जो ये क्वेश्चन में कहना चाहता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं, कह रहा है हाइट ऑफ विक्टोरिया फॉल से 63 मीटर, एक वाटरफॉल है, ठीक है, विक्टोरिया फॉल नाम का, उसकी हाइट 63 मीटर है। ओके, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टॉप एंड द बॉटम। अब ये क्वेश्चन पहली बार तो पढ़ने में अजीब लगेगा किसको,
कि मतलब तुम्हें एक वाटरफॉल का तुम हाइट दे दी, फिर तुम बोल रहे हो कि उसके टॉप में जो पानी है और जो बॉटम पे पानी है उनमें टेम्परेचर डिफरेंस बताओ। मतलब ये कोई कैसे बता सकता है ना। पहले पढ़ने में थोड़ा अजीब लगा क्वेश्चन, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो देखो हाइट गिवन है अपने को, ठीक है, हाइट गिवन है अपने को। हाइट क्यों गिवन होगी, हाइट क्यों गिवन होगी? अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो हाइट क्यों गिवन होगी, क्या रीज़न होगा हाइट गिवन होने का? तो मुझे तो ये लगता है हाइट गिवन होने का रीज़न ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी की कुछ बात होनी होगी, तभी हाइट गिवन है अपने को, है ना, तभी हाइट अपने को गिवन है वाटरफॉल की। ओके ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें थोड़ा पिक्चर में समझा दूँ, बहुत ख़राब सा बनेगा बट देखो ये कुछ वाटरफॉल है, यहाँ पे पानी है, ठीक है, यहाँ पे इतना सारा खूब सारा पानी है, ये फॉल करता है ना, कंटिन्यूस फॉल होता है पानी का वाटरफॉल में ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे रिवर बेड होता है या फिर कोई भी लेक होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। तो और ये मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इससे स्ट्रेट हो, ओके, बस हाँ हाइट होनी चाहिए। तो जो वर्टिकल हाइट हमको गिवन है, कह रहा है कि एस इक्वल टू 63 आई थिंक, हाँ 63, हाँ ठीक 63 मीटर है, ओके ठीक है। हम ये कह दिया, फिर कह दिया कि यहाँ के पानी का टेम्परेचर अगर T1 था और यहाँ अगर T2 था तो T1 और T2 में डिफरेंस बताओ तुम, है ना, ये कह रहा है, ओके। बस हमें कह रहा है, हमें गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दी है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, है ना, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, फालतू चीज़ें दी, ठीक है। पता होता है इतना सबको, जो चीज़ उसने गिवन दी है सबको पता होता है, ओके। तो देखो अब हो क्या रहा होगा ये बताता हूँ। देखो हो ये रहा होगा कि जब ये पानी वहाँ से गिर रहा होगा, है ना, यहाँ पे कुछ अगर हम जैसे ये बल्क में पानी सारे गिर रहा है, ठीक है, तो हम एज्यूम करते हैं 1 किलोग्राम पानी की बात अगर हम यहाँ पे करें, है ना, 1 kg वाटर यहाँ पे था, 1 kg वाटर बाकी वाटर के साथ में आया, यहाँ पे गिरा, ठीक है, अचानक से, ठीक है, फ्री फॉल हुआ, वो अचानक से गिरा, ठीक है। अब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 63 मीटर, ओके, डिस्टेंस में 63 मीटर ट्रेवल किया, मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे जितनी थी, यहाँ पे सडन उसमें डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमें पता है, हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन से, लॉ से, कि पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी होगी जिसके फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही होगी, है ना, क्योंकि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई, कितनी डिक्रीज हुई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितनी है, हम यहाँ 0 मान लेते हैं और यहाँ पे हम मान लेते हैं mgh थी, है ना, तो वही चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, तो इसमें मान लेते हैं u इक्वल टू 0 और यहाँ पे u मान लेते हैं u है, तो u कितना है यहाँ पे m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच, ओके ठीक है, m इंटू जी इंटू एच, where g is 10, h is this, ओके ठीक है। नाउ अब ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, हमें क्या एजम्पशन, इस क्वेश्चन में एक एजम्पशन है जो कि नहीं लिखा नहीं है, बट हमें समझ में आना चाहिए वो एजम्पशन, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। तो एजम्पशन ये है कि यहाँ पे जब पानी पहुँच रहा है ना तो वो रेस्ट में है, वो एकदम रेस्ट पे है ना, वो कोई मोशन नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है ना, वाटर में कोई वेलोसिटी नहीं आ रही, ये एजम्पशन है हमारा, ओके ठीक है। अगर ये एज्यूम कर लिया हम कि यहाँ पानी रेस्ट में गिर रहा है ना, तो mgh मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, क्या, जो टेम्परेचर राइज हुआ है ना। अब पानी का टेम्परेचर जब भी राइज होता है तो उसमें क्या कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, स्पेसिफिक हीट, है ना, ये पानी का वो इन्वॉल्व होता है, ओके। तो वो क्या होगा, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, c से, है ना, तो होगा क्या m c डेल्टा t, ठीक है। ये mgh मस्ट बी इक्वल टू mc डेल्टा t, व्हाट इज m इज जिस मास अमाउंट पे हम ये बात मतलब इस चीज़ देख रहे हैं हम कि मतलब किस अमाउंट की हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, मैंने कहा कि 1 किलोग्राम वाटर, तो 1 किलोग्राम पानी की हम बात अगर करें तो 1 किलोग्राम आऊँगा, 1 किलोग्राम आऊँगा, और तुम देखो तो m दोनों तरफ है तो m कैंसिल आउट हो जाएगा फाइनली। दैट मीन्स अगर चाहे तुम 1 ग्राम पानी की बात करो, चाहे तुम 100 ग्राम की बात करो, चाहे तुम 1000 किलोग्राम की बात करो पानी, है ना, या तुम सारे पानी की बात करो, जितना भी पानी यहाँ से गिर रहा है सब में ये चीज़ ऐसी ही रहेगी, मतलब ये चीज़ ऐसे वेरी नहीं करेगी, ये चीज़ हमेशा ऐसे ही रहेगी, ठीक है। तो ठीक है ना, बट अब क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्या कह रहा है इसने कहा कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू
4.2 जूल। और जो स्पेसिफिक हीट सी की वैल्यू उसने क्या गिवन है क्वेश्चन में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो mgh से जो वैल्यू आती है वो जूल में आती है। ओके, mgh से जो वैल्यू आती है वो जूल में आती है, तुम इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। बट ये कैलोरी में गिवन है तो इसको भी कैलोरी से भी तुमको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब अगर C की वैल्यू, अब ये जो C की वैल्यू उसने गिवन है हमें कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये CGS वैल्यू है। SI वैल्यू इसकी क्या होती है? SI वैल्यू इसकी होती है 1000 कैलोरी पर केजी, है ना, 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। ओके, ये वैल्यू होती है इसकी किसमें? SI में, है ना। ये GS है, इक्वल टू नहीं रहेगा ऑब्वियसली, बट इक्विवेलेंट टू रहेगा, है ना, इक्विवेलेंट रहेगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा ये पार्ट। यही CGS यूनिट है, ये SI यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे हमें SI यूनिट देखनी पड़ेगी क्योंकि ये भी SI में है, ठीक है। तो ठीक ना, बट क्योंकि ये कैलोरी में इसको हमें जूल में करना पड़ेगा, और एक जूल की वैल्यू 4.2, सॉरी एक कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल होती है, तो ये 42 और फाइनली आ जाएगा, ठीक है। 42 और फाइनली G इंटू एच, जी कितना है 10 है, H कितना है 63 है ना, इज इक्वल टू C कितना है? C 1000 नहीं रहेगा, 4.2 इंटू 1000 ये होगा एक्चुअल में G। ओके, सॉरी ये होगा एक्चुअल में C इंटू डेल्टा टी। अब हमें डेल्टा टी ही चाहिए था, क्वेश्चन में इसने कहा था T2 और T यूनिट डिफरेंस फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो मैं डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10 से 1 टन गया तो 420, 63/420, 63/420। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? ये इसको डिवाइड करके 1 से 267 अगर ऑप्शन से तुम एलिमिनेट कर सकते थे, बट इसको अगर तुम डिवाइड करके करोगे तो तुम्हें करेक्ट आंसर मिलना चाहिए। तो आई होप 0.147 जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं उनमें 0.147 डिग्री सेल्सियस यही करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे ऑप्शन में डिफरेंट, बाकी एक ऑप्शन था 14, तो 14 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। एक ऑप्शन था 1.5, वो भी नहीं हो सकता। एक ऑप्शन था 0.014, वो भी नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा। ओके, तो एक बार इसको ट्राई कर लेना डिवाइड करके जो ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चन में ऐसे तुक्का मत लगाया करो, है ना। मैं तो लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे तो पेपर नहीं देना है, बट तुम तुक्का मत लगाया करो, तुम सॉल्व किया करो इसको। ओके, तो तुम्हें करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये था पार्ट 1, क्योंकि काफ़ी बड़ा होगा। तो पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।